हेलो स्टूडेंट्स। अपने बायोलॉजी में बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे थे एंजाइम, जिसमें अपने लास्ट वीडियो में मोड ऑफ एंजाइम एक्शन टॉपिक जो था उससे रिलेटेड जो थ्योरी थी वो पूरा कर लिया था। नेक्स्ट जो आज की वीडियो में अपने टॉपिक देखेंगे वो है एंजाइमों की नामकरण पद्धति, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स एंड वर्गीकरण एंजाइमों का, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं एंजाइमों की नामकरण पद्धति कि एंजाइम्स जो होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ड्यूक्लॉक्स। इसने ये सुझाव दिया था, सजेशन दिया था कि कोई भी जो एंजाइम है उसके नाम का जो अंत है वो एज सफिक्स से होना चाहिए, एज प्रत्यय लगा होना चाहिए उसके पीछे। तभी तो आज कल आप जितने भी एंजाइम्स के, मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं जिनके नाम पढ़ते हो, उनका जो नाम का अंत है वो एज से होता है। ओके, तो इसके बाद जो एंजाइमों का जो नामकरण किया गया उसके कुछ बेसिस हैं, कुछ आधार हैं जिनके आधार पर उनके नाम जो हैं वो रखे गए। सबसे पहला जो आधार है वो है क्रियाधार के आधार पर, यानी कि जो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पर क्रिया कर रहा है उसी के नाम पर, उस आधार पर उसका नाम रख देना। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हो, जैसे माल्टेज। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज शर्करा पर क्रिया करता है। कुछ और भी एग्जाम्पल इसमें देख सकते हो आप, लाइक सुक्रेज। तो सुक्रेज जो नाम बना एंजाइम का वो किसके बेस पर रखा गया? इसके सबस्ट्रेट सुक्रोज शुगर पर रखा गया। तो ये जो बेसिस था ये किसके आधार पर था? क्रियाधार के आधार पर। क्रियाधार के आधार पर ही किसका नाम रख देना? एंजाइम का नाम रख देना। ओके। सेकंड जो बेसिस लिया गया वो रासायनिक क्रिया के आधार पर, कि जो एंजाइम किसी रासायनिक क्रिया में, किस प्रकार की रासायनिक क्रिया में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके बेस पर उसका नामकरण। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एंजाइम ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण से संबंधित रिएक्शन में काम कर रहा है तो उसका नाम जो है वो क्या रख दिया गया? ऑक्सीडेज रख दिया गया। अगर कोई एंजाइम जल अपघटनी जो क्रियाएं होती हैं उसमें काम कर रहा है तो उसका नाम जो है वो हाइड्रोलेज रख दिया गया। तो ये किसके आधार पर हुए? अगर कोई एंजाइम किसी में से हाइड्रोजन को अलग कर रहा है, हाइड्रोजन को बाहर कर रहा है, जैसे अपने ऑक्सीडेशन में अपने देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकालना। तो हाइड्रोजन को कोई निकाल रहा है तो उसके नाम के पीछे क्या लगा दिया गया? डी हाइड्रोजिनेज। तो ये जो नामकरण है ये किसके आधार पर किया गया? रासायनिक क्रिया के आधार पर किया गया। तीसरा जो नामकरण है उसका जो बेसिस है वो है क्रियाधार व रासायनिक क्रिया दोनों के नाम पर करना। भी दोनों ही इसमें ऐड कर लिए गए। इसमें इसमें आप एक इक्वेशन के थ्रू इसको समझ सकते हैं। जब आप क्रेब्स साइकिल करोगे रेस्पिरेशन चैप्टर में तो वहां पर आप देखोगे कि सक्सिनिक अम्ल ये चेंज होता है आगे फ्यूमेरिक अम्ल में, फ्यूमेरिक अम्ल में। और यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है उसका नाम होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ओके। और इसने क्या किया? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज ने, इसने सक्सिनिक अम्ल से किसको रिमूव किया? हाइड्रोजन को रिमूव किया और उस हाइड्रोजन को रिसीव करता है यहाँ पर FAD और क्या बनाता है? FADH2। तो इसने हाइड्रोजन को निकाला है इससे, तो इसलिए ये तो क्रिया हुई तो डिहाइड्रोजनेज लग गया। और ये सबस्ट्रेट है सक्सिनिक अम्ल तो इसका नाम सक्सिनिक लग गया। तो ये दोनों के बेस पर भी कुछ नाम जो है एंजाइमों के वो रखे गए हैं। तीसरी जो पद्धति आती है वो आती है मानक पद्धति। मानक पद्धति जो अस्तित्व में आई, ये एक संस्था है IUB, पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायो केमिस्ट्री। इसने 1955 के अंदर कुछ एंजाइमों के मानक नाम रख दिए गए और वो मानक नाम जो हैं वो काफ़ी थोड़े बड़े होते हैं। वर्तमान जो इनके प्रचलित नाम होते हैं इनको रिकमंड नाम बोलते हैं, संस्तुति नाम बोलते हैं, वो ही प्रचलित में होते हैं। ये नाम जो है अपने को बहुत ही कम किसी भी रिएक्शन के ऊपर देखने को मिलेंगे। अपनी जो सिलेबस है उसमें दो नाम दिए हुए हैं। एक तो नाम अपने पास दिया हुआ है हेक्सोकाइनेज का, तो ये दोनों ही नाम अपने को याद करने हैं। हेक्सोकाइनेज का जो IUB ने नाम रखा है वो है
ATP, डीहेक्सोज 6 फॉस्फो ट्रांसफेरेज, ये इसका मानक नाम रखा है उन्होंने हेक्सोकाइनेज का। इसके अलावा अपने को एक और नाम देखना है, यूरिएज। यूरिएज एंजाइम जो है, इसका जो मानक नाम IUB ने रखा है वो अपने को याद रखना है यहाँ पर, यूरिएट ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये दो नाम मानक जो हैं ये अपने सिलेबस में दिए हुए हैं, तो ये दोनों अपने को यहाँ पर क्या है, याद होने चाहिए। इसमें इसके आगे लगेगा यूरेट O2 लगेगा यहाँ। ये बुक्स में अपने जो अपनी बुक है उसमें यूरेट लिखा हुआ मिलेगा ये आपको, तो आपको वैसे ही याद कर लेना, यूरिएट या यूरेट लिख सकते हो, यूरेट O2 ऑक्सी रिडक्टेज। तो ये इसका नाम है, जो मानक नाम है किसका, यूरिएज का। तो ये अपने दो नाम जो हैं वो बुक में दिए हुए हैं, तो ये दोनों अपने को यहाँ पर याद करने हैं। ओके, अब कुछ नाम जैसे मैंने बताया कि संस्तुति नाम होते हैं जो लेने कठिन होते हैं, बड़े नाम ये, तो उनके नाम वैसे के वैसे ही चले आ रहे हैं। कुछ नाम परंपरागत होते हैं, ट्रेडिशनल हैं, जो पहले से ही चले आ रहे हैं, जिनमें कोई चीज़ नहीं चेंज किया गया। ये अपनी बुक में नहीं दी हुई है एक्चुअल में, लेकिन अपने को अगर पूछ ले कभी कोई किसी एंट्रेंस एग्जाम में, परंपरागत नाम में जैसे ट्रिप्सिन हुआ, पेप्सिन हुआ, तो ये नाम पहले से ऐसे ही हैं, तो इनको एज इट ही अभी भी माना गया है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी एंजाइमों की नामकरण पद्धति। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एंजाइमों का वर्गीकरण। एंजाइमों का वर्गीकरण, तो एंजाइमों का वर्गीकरण में जो ये संस्था अपने पीछे भी नाम पड़ा था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इन्होंने एंजाइमों को टोटल 6 वर्गों के अंदर बांटा है, 6 क्लास के अंदर बांटा है। उन सभी क्लासेज को अपने एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली जो क्लास है, पहला जो वर्ग है, उसको नाम दिया गया ऑक्सीडो रिडक्टेज। पहला जो वर्ग है उसका नाम क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। देखो अपने को नाम से ही पता लग रहा है, ऑक्सीडो रिडक्टेज मतलब इसमें वो एंजाइम रखे जाएंगे जो ऑक्सीडो ऑक्सीडेशन व रिडक्टेज मतलब रिडक्शन, जो ऑक्सीकरण व अपचयन जो क्रियाएं होती हैं उनसे जो संबंधित एंजाइम होते हैं वो इसके अंदर रखे गए। इसमें अपने एग्जाम्पल आ जाएंगे। पहला एग्जाम्पल, ऐसे एंजाइम जिनके नाम के पीछे आपको डीहाइड्रोजिनेज, तो डीहाइड्रोजिनेज अभी बताया था, जो हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, और हाइड्रोजन का बाहर निकालना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो डीहाइड्रोजिनेज लगा होगा, वो इस ग्रुप का एंजाइम माना जाएगा। ऑक्सीडेज जो ऑक्सीडेशन करवाएगा, तो इसमें अपने एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो ये दो एग्जाम्पल अपने को इस ग्रुप के याद रखने हैं, और ये क्वेश्चन जो है ये 2019 के एग्जाम में 1 नंबर का ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये पूछे जा चुके हैं। ओके, इसकी एक आपको मैं उदाहरण से भी बताता हूँ, इक्वेशन से बताता हूँ। अपने जब रिस्पायरेशन चैप्टर पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे, तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस साइकिल आएगा, उसमें एक अपने समीकरण देखेंगे। समीकरण क्या है, 1,3 डाई PgAl 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। इसको एक एंजाइम है जिसका नाम है, अभी बताया था, डीहाइड्रोजिनेज। अब ये डीहाइड्रोजिनेज जो है, इसके पहले 2 वर्ड लगेंगे, और देखो इसमें फॉस्फेट ग्रुप है तो यहाँ लग जाएगा फॉस्फोग्लिसराइड है तो यहाँ लग जाएगा ग्लिसैरो। फॉस्फोग्लिसैरो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है, इसकी प्रेजेंस में ये 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसैरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये डीहाइड्रोजिनेज लगा है तो यहाँ से क्या होगी, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और उस हाइड्रोजन को यहाँ पर रिसीव करेगा कौन, NAD, और क्या बना देगा, NADH2। ये इक्वेशन जो है ये अपने ग्लाइकोलाइसिस जब करेंगे तो वहाँ आएंगी अपने पास। ओके, तो इसलिए इस एंजाइम का नाम क्या है, डीहाइड्रोजिनेज। ये 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड से हाइड्रोजन को निकालता है, उस हाइड्रोजन को रिसीव करता है NAD, क्या बनाता है, NADH2,
एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसैरोडिहाइड्रोजनेज और प्रोडक्ट क्या बना 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसैरिक एसिड। ये इक्वेशन जो है ये जस्ट आपको समझाने के लिए, यहाँ आपको याद करने की या लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ अपने को सिर्फ इतना याद होना चाहिए, ऑक्सो रिडक्टेज जो ग्रुप है उसमें कौन से एंजाइम रखे गए जो ऑक्सीडेशन व रिडक्शन से संबंधित होते हैं। एग्जाम्पल अपने पास है डिहाइड्रोजनेज व साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो सेकंड ग्रुप इसमें रखा गया वो अपने पास है ट्रांसफेरेजेस। ट्रांसफेरेजेस, अब ये भी अपने नाम से काफ़ी कुछ अपने को पता लग रहा है। ट्रांसफेरेजेज यानी जो किसी ना किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करेगा। तो इस ग्रुप के अंदर वो एंजाइम रखे गए जो किसी फंक्शनल ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पर, और फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन वाले को छोड़कर किसी फंक्शनल ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से जो दूसरा सबस्ट्रेट होगा उस पर ट्रांसफर करने का काम करेंगे। तो ट्रांसफेरेजेज एंजाइम कौन से हुए, इस ग्रुप में वो एंजाइम शामिल किए गए जो किसी फंक्शनल ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से हटाकर दूसरे सबस्ट्रेट पर जोड़ने का क्या करते हैं, काम करते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल जो है वो इनके नाम से ही बने हुए हैं, ट्रांस एमाइनेज। अब यहाँ नाम से पता लग रहा है एमाइनेज, ऐसा एंजाइम जो अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करेगा उसका नाम ट्रांस एमाइनेज हो गया। यहाँ पर दूसरा आप कर सकते हो ट्रांसफॉस्फेटेज। तो ऐसा एंजाइम जो कौन से ग्रुप को, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉस्फेटेज हो जाएगा। अब इसमें भी आप इसको इक्वेशन के थ्रू मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे एक समीकरण होती है, एक एसिड है, अम्ल है ग्लूटेमिक एसिड। इस ग्लूटेमिक एसिड की जब अपने रिएक्शन पायरुविक एसिड से कराते हैं, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, ट्रांस एमाइनेज की प्रेजेंस में। ये ट्रांस एमाइनेज क्या करता है, इसके पहले और भी नाम जुड़ेगा ट्रांस एमाइनेज के। इसके पहले ये ग्लूटेमिक है तो यहाँ ग्लूटामेट जुड़ेगा, ग्लूटामेट। ये पायरुविक है तो यहाँ पायरुवेट जुड़ेगा। तो एंजाइम का पूरा नाम जो हुआ वो ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस एमाइनेज। ये एंजाइम क्या करेगा, ये इस ग्लूटामिक एसिड से अमाइनो ग्रुप जो है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, किस में ट्रांसफर कर देगा, पायरुविक एसिड से, जिससे आपके पास दो नए प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो आपके पास बनेगा एलेनिन और दूसरा अपने पास बनेगा एल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ओके, तो ये हुए दूसरे तरह के ग्रुप के एंजाइम जिसका नाम है ट्रांसफेरेजेज। यहाँ भी अपने को इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, यहाँ अपने सिर्फ ये याद रखना है कि इस ग्रुप में वो एंजाइम शामिल किए गए जो किसी फंक्शनल ग्रुप को हाइड्रोजन को छोड़कर एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे ट्रांस एमाइनेज एंड ट्रांसफॉस्फेटेज। ओके, अब तीसरे प्रकार के अपने जो ग्रुप है उसको डिस्कस करते हैं। तीसरा जो ग्रुप है वो है हाइड्रोलेजेज। देखो हाइड्रोलेजेज, इस ग्रुप में वो एंजाइम शामिल किए गए जो बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन किस विधि के द्वारा, बाई वाटर फ्यूजन यानी जल संलयन के द्वारा। यानी ये जो बड़े अणु होते हैं, कोई भी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ पानी को जोड़कर, जल को जोड़कर, उसे फ्यूज करके उन बड़े मॉलिक्यूल्स को, लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। इस ग्रुप के एंजाइम कहलाते हैं हाइड्रोलेजेस। ठीक है, मोस्टली जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जितने भी, वो इस ग्रुप में रखे गए हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं, लाइक एग्जांपल आप कर सकते हो इसमें, जैसे एमाइलेज पढ़ते हो आप जो स्टार्च को तो ब्रेक डाउन करता है। इसमें एक और भी लिख सकते हो आप, इसमें कार्बोहाइड्रेज लिख सकते हो आप। तो ये दो एग्जाम्पल अपने को इसके अंदर याद रखने हैं, इसको भी आप इक्वेशन से समझ सकते हो। स्टार्च वाली इक्वेशन आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ते हो कि स्टार्च जो है वो किस एंजाइम की प्रेजेंस में, एमाइलेज, लेकिन किसके द्वारा, वाटर फ्यूजन के द्वारा। ठीक है, किस में बदल जाती है, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और
लिमिट डेक्सट्रीन्स, इसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स थे, पॉलीसेकेराइड थे, जिसको एमाइलेज ने डाइसेकेराइड ट्राइसेकेराइड के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। और किसके थ्रू किया ये काम, उन्होंने वाटर फ्यूजन के थ्रू किया है, जल ये संयोजन के साथ किया है। तो इस ग्रुप के एंजाइम कहलाते हैं हाइड्रोलेजेज। फिर मैंने वही बात, यहाँ इक्वेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए एग्जाम्पल्स और इसकी डेफिनेशन ये ज़्यादा जरूरी है। ओके, फोर्थ जो चौथे टाइप के अपने एंजाइम का ग्रुप आता है वो अपने पास है लाइजेज। लाइजेज, इस ग्रुप के एंजाइम भी जो हैं वो हाइड्रोलेजेज से मिलते जुलते हैं, लेकिन उनसे सिर्फ एक ही फर्क है। उन एंजाइम्स ने क्या किया था, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर रहे थे हाइड्रोलेजेज वाले, तो वो किसके थ्रू कर रहे थे, वो वाटर फ्यूजन के द्वारा कर रहे थे। ये भी क्या करेंगे, ये लार्ज मॉलिक्यूल जो होंगे उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, लेकिन विदाउट वाटर फ्यूजन, बिना जल के संयोजन से उनको छोटे अणुओं में तोड़ देंगे। इसको बड़ा सिंपल सा समझ सकते हो आप। मान लो कोई 6 कार्बन वाली शर्करा है, उस उसको किसी एंजाइम ने 3+3 की 2 शर्कराओं में तोड़ दिया, किससे, बिना जल के जोड़े, बिना जल के संयोजन के, या 4+2 की कार्बन वाली शर्कराओं में तोड़ दिया। तो ऐसे एंजाइम जो ग्रुप में है उसका नाम है लाइजेज एंजाइम। इसमें भी अपने एग्जाम्पल कर सकते हैं। इसमें अपने एक इक्वेशन है, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। ये भी अपने किस में पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ेंगे। फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट को एक एंजाइम है लाइजेज ग्रुप का, जिसका नाम है एल्डोलेज। ये जो शुगर है ये 6 कार्बन्स की है। इसको ये एंजाइम 3-3 कार्बन की 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। एक तो बनाता है 3PGL, 3 फॉस्फोगिल्सल्डिहाइड, ये 3 कार्बन की होती है। और दूसरा जो बनाता है वो बनाता है DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये भी कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। ओके, तो इस तरह के जो एंजाइम है, इस ग्रुप के जो एंजाइम है, जो एक बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं लेकिन विदाउट वाटर फ्यूजन, तो उनको बोलते हैं अपने लाइजेज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने बात करते हैं फिफ्थ टाइप का, जो फिफ्थ ग्रुप है एंजाइम्स का। फिफ्थ जो ग्रुप है अपने पास वो है आइसोमेरेजेज। देखो ये भी अपने को नाम से काफ़ी कुछ पता लग रहा है, आइसोमर। तो इस ग्रुप के जो एंजाइम होंगे वो किसी भी सबस्ट्रेट को, जिस पर वो एक्टिव अपना कोई भी एक्टिवेशन दर्शाएंगे, तो ये सबस्ट्रेट को उसके आइसोमर में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके समावेवी या आइसोमर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब अपने को पता है कि जब भी जो आइसोमर्स होते हैं उनमें सिर्फ उनकी जो इंट्रामोलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनकी जो इंट्रामोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही थोड़ा बहुत क्या होता है, चेंज पाया जाता है। ये आप केमिस्ट्री में अच्छी तरह से आपने पढ़ा होगा। तो आइसोमेरेजेज ने क्या किया, ये जिस भी सबस्ट्रेट पर क्रिया करेंगे उसको प्रेरित करेंगे, तो ये उन सबस्ट्रेट के इंट्रामोलिक्यूलर रीऑर्गेनाइजेशन में क्या कर देते हैं, थोड़ा उसका रीऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल, एक तो उसके पीछे आइसोमेरेज लग ही जाएगा, जैसे ये बता ही दिया। इसमें एक एग्जांपल आप जो याद कर सकते हो वो है फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अपने पास है, या इक्वेशन कह सकते हैं आप अपने। आप जानते हो कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है वो एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, और ये रिएक्शन जो है ये भी आप ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ोगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। और ये किसकी प्रेजेंस में हुआ ये काम, फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम ने ये काम किया। तो वे एंजाइम जो सबस्ट्रेट को उसके आइसोमर समावेवी में बदलते हैं, और कैसे किया ये समावेवी में बदलने का काम, इंट्रा मॉलिक्यूलर रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह इस ग्रुप के एंजाइम कहलाते हैं आइसोमेरेज।
लास्ट जो ग्रुप आता है अपने पास 6 नंबर, वो आता है लाइगेज। ये लाइगेजेस। अब इससे पहले आपने जो 2 किए थे, जिसमें अपने हाइड्रोलेजेज किया था, लाइजेज किया था, तो उनमें अपने ब्रेकडाउन वाला देखा था, लेकिन ये उनके अपोजिट हैं। इस ग्रुप के जो एंजाइम होते हैं, ये किन्हीं भी 2 सबस्ट्रेट को जिस पर ये काम करेंगे इस ग्रुप के एंजाइम, वो उनके बीच नए बॉन्ड, नए तरह के कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करके उनको एक अलग तरह के प्रोडक्ट में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कोई 2 कार्बन वाला एक अपने पास सबस्ट्रेट है और दूसरा अपने पास 3 या 4 कार्बन वाला सबस्ट्रेट है, और इनको इन्होंने जोड़कर 6 कार्बन के सब प्रोडक्ट के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इनके बीच नए न्यू टाइप के जो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करके 6 कार्बन का जो प्रोडक्ट है उसकी क्या कर दी, फॉर्मेशन कर दी। तो इस ग्रुप के एंजाइम कहलाते हैं क्या, लाइगेजेस। ओके, तो ये इनकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं अपने कि इस ग्रुप के एंजाइम जो हैं वो किन्हीं 2 कंपाउंड्स के बीच नए कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध का निर्माण से उन्हें प्रोडक्ट के अंदर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इसमें अपने 2 एग्जाम्पल याद करने हैं। एक तो अपने को इसमें सिट्रेट सिंथेटेज याद करना है। ये अपने क्रेब्स साइकिल के अंदर पढ़ेंगे इसका काम। एक अपने इसमें पेप्को, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज पूरा नाम है, ठीक है। ये अपने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों की जो रिएक्शंस हैं कैसे काम करते हैं वो बता देता हूँ। क्रेब्स साइकिल में अपने एक रिएक्शन पढ़ेंगे, एसिटाइल को एंजाइम ए। ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, 2 कार्बन का है। ये किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। इन दोनों के बीच नए कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होने से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सिट्रिक एसिड। और ये काम किसने किया, इस एंजाइम ने, सिट्रेट सिंथेटेज ने। और ये कितने कार्बन की है, 6 कार्बन का कंपाउंड है। ओके, पेप्को जो है ये अपने क्रेब्स साइकिल, सॉरी फोटोसिंथेसिस में एक साइकिल पढ़ेंगे, हैट स्लैश चक्कर, वहाँ पढ़ेंगे। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है ये CO2 के साथ रिएक्शन करेगा। ये 3 कार्बन का, इसमें एक कार्बन दिख ही रही है आपको, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, पेप्को, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। और क्या बना देगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का। तो आप देख रहे हो कि ये 2 कंपाउंड्स को, 2 सबस्ट्रेट को आपस में उनमें कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करके नए प्रोडक्ट्स का क्या कर रहे हैं, निर्माण। तो इस ग्रुप के एंजाइम कहलाते हैं लाइगेजेस। ओके स्टूडेंट्स, ये अपना जो चैप्टर है एंजाइम ये कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।